वर्किंग कैपिटल के 3 वीडियो आप देख चुके हो। तीसरे वीडियो में एक आसान सा सवाल बोल दिया था सन नंबर 12 ऑपरेटिंग साइकिल पे। चलो सॉल्यूशंस आप उस नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हो। अब आगे बात करते हैं वर्किंग कैपिटल में कुछ थ्योरेटिकल बातें और उससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल पार्ट। वर्किंग कैपिटल साइकिल 20 मार्क्स का चैप्टर है, 50% प्रैक्टिकल है तो 50% थ्योरी भी है। तो थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल पार्ट से उस प्रैक्टिकल को कनेक्ट करो। वर्किंग कैपिटल ऐसे ऑनर्स के पेज नंबर 110 एंड जनरल के 93 में आपके कुछ थ्योरेटिकल बातों का जिक्र है और उन थ्योरेटिकल बातों से जो कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं, वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट किसे कहते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब इतना तो देख लिए थे कि बिजनेस की जो कैपिटल है, दो फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, हर एक की अपनी अहमियत है। फिक्स कैपिटल एक सफिशिएंट फिक्स एसेट्स का होना जिस एक्टिविटी लेवल पे काम करते हो, तो वो फिक्स कैपिटल इनिशियली शुरू में ही आपको इन्वेस्ट कर देना, उतना प्लांट बड़ा बना लेना, उतने बिल्डिंग, उतने फर्नीचर पहले खरीद लेना और वो पैसा एक तरह से लॉन्ग टर्म के लिए ब्लॉक हो जाता है। वर्किंग कैपिटल एक रूटीन ऑपरेशंस के लिए जो पैसा चाहिए वो तो उसका भी सफिशिएंट होना जरूरी है। सफिशिएंट कम होना काम करने में तो मुश्किल होगा ही, ज्यादा होना आप अपने रिसोर्स का सही से यूज नहीं करें। एक एप्रोप्रिएट होना, तो हर एक चीज का एक एप्रोप्रिएशन, बिकॉज वर्किंग कैपिटल वो एक मनी, वो भी एक रिसोर्स है, उसका ऑप्टिमम यूज जरूरी है। तो कुछ पॉलिटिकल क्वेश्चंस आपके उस पेज नंबर 110 एंड जनरल के 93 में सिंपली वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट या ऑपरेटिंग कैपिटल के बारे में डिस्कस है। इसके बाद यदि बात करोगे तो अगला जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो था टाइप ऑफ ऑपरेटिंग कैपिटल। टाइप ऑफ ऑपरेटिंग कैपिटल्स को बहुत अलग अलग वे में हम लोग उसे क्लासिफाई कर सकते हैं, डिफरेंट पार्ट। तो टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल कोई स्पेसिफिक टाइप तो नहीं है, बट अलग अलग बेस जिसपे उससे हम लोग डिफरेंट वे में क्लासिफाई करते हैं। मैथ में बहुत शॉर्ट है, बट यदि किसी प्रोफेशनल मैथ में जाते हो तो वहां आपको डिटेल मिलेगी। बहुत अलग अलग वे में क्लासिफाई है, तो एक जनरल वर्ड्स के द्वारा आप उसके मीनिंग को समझा सकते हो। जैसे कि सबसे पहला एक क्लासिफिकेशन इनिशियल वर्किंग कैपिटल एंड रेगुलर वर्किंग कैपिटल। एक बेसिस सबसे शुरुआत में वर्किंग कैपिटल लगता है और वो थोड़ा ज्यादा लगता है, क्योंकि आप एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो उधारी कम मिलती है, आपको सारे काम कैश में करने पड़ते हैं, लेकिन उसके बाद एक रेगुलर वे में थोड़ा सा वो कम हो जाता है। तो एक पहला क्लासिफिकेशन का बेसिस इनिशियल वर्किंग कैपिटल एंड दूसरा रेगुलर वर्किंग कैपिटल। एक दूसरा क्लासिफिकेशन यदि अपने चले तो एक सिंपल सा पार्ट है पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल एंड नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। आपको लग रहा होगा अगर वर्किंग कैपिटल नेगेटिव ऑब्वियसली काम करना मुश्किल है, बट समटाइम्स जब लिक्विडिटी पोजीशन खराब होता है तो करंट एसेट्स कम, करंट लायबिलिटी माइनस ज्यादा, ऑब्वियसली ऐसी परिस्थिति में एक ऑपरेट करना, डे टू डे बिजनेस को रन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो टाइप हम लोग अलग अलग एंगल्स से क्लासिफाई कर रहे थे। पॉजिटिव नेचुरल है, करंट एसेट्स का ज्यादा होना, करंट लायबिलिटी का कम, एंड नेगेटिव करंट लायबिलिटी का ज्यादा। वो एक नॉर्मली
एक इमेजिनरी सिचुएशन, बिकॉज रियल लाइफ में नेगेटिव वर्किंग कैपिटल में बिजनेस करना एक तरह से परेशानी और इम्पॉसिबल हालात हो जाते हैं। तो एक क्लासिफिकेशन का बेसिस था ये। फिर एक और क्लासिफिकेशंस की यदि बेसिस की बात करूं तो फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल एंड रिजर्व वर्किंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग यानी वर्किंग कैपिटल हमेशा सेम नहीं रहता है। नेचुरली सवाल देख चुके, एक्टिविटी लेवल घटेगा बढ़ेगा तो वर्किंग कैपिटल भी प्लस और माइनस यानी ज्यादा लग सकता है या कम लग सकता है। कभी सीजनल बिजनेस है, एक बूम पीरियड है, तो वैसी परिस्थिति में वर्किंग कैपिटल का ज्यादा लगना, बहुत ही डल सीजन नहीं है, उतना ऑपरेशन एक्टिविटी नहीं, तो वर्किंग कैपिटल कम लगेगी। रिजर्व इमरजेंसी में अलग से रखना, क्योंकि समय के समय वो नहीं मिला तो फिर उस रिजर्व वर्किंग कैपिटल को यूज करना। तो एक बेसिस ये भी। अब एक और इंपॉर्टेंट बेसिस, परमानेंट वर्किंग कैपिटल एंड टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल। एक बेसिस, एक इंपॉर्टेंट बेसिस है, इससे जाके आगे एक स्ट्रैटेजी ऑफ वर्किंग कैपिटल्स को लेके बात होगी। तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट था क्लासिफिकेशंस का परमानेंट, जो हमेशा आप मेंटेन करते हो, बिकॉज वो लेवल ऑफ एक्टिविटी आपका हमेशा चलेगा। टेम्पोररी ये सीजन के समय लगता है, उसके बाद नहीं, यानी वो फॉर द टाइम भी आपको उसकी जरूरत है, उसके बाद उसकी जरूरत नहीं थी। दैट इज टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट पार्ट, लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल एंड शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल। तो मैं इसे ही जोड़ दूं तो कुछ वैसे भी बोल सकते हो कि जो परमानेंट है इट शुड बी लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल, और जो टेम्पोररी है इट शुड बी शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल। तो एक तरह से उसी परमानेंट एंड टेम्पोररी को हम इसे कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि जब परमानेंट वर्किंग कैपिटल है, हमेशा के लिए वो चाहिए, तो नेचुरल है कि वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे होना चाहिए। और यदि वो टेम्पोररी है यानी हमेशा नहीं लग रहा है, तो फिर ऐसी परिस्थिति में शॉर्ट टर्म में भी हम उसे लेके आए तो हमारा काम चल जाएगा। अब थोड़ा सा और डिटेल उसे जोड़ो कि लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल या परमानेंट है तो फिर वो किस रूप में लाना बेहतर। वही शुरुआती दौर में ही कि जो पैसा बिजनेस में लगाते हैं वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में डिटेल। तो लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस वही तीन, इक्विटी, प्रेफरेंस एंड डेट। मतलब लॉन्ग टर्म में ये तीन प्रोवाइडर ऑफ फंड है। तो यदि परमानेंट वर्किंग कैपिटल चाहिए, वो आपका लॉन्ग टर्म है, तो बेहतर है इनसे ले लेना। बट यदि शॉर्ट टर्म आपको चाहिए तो शॉर्ट टर्म यानी टेम्पोररी, तो टेम्पोररी शॉर्ट टर्म का सबसे बड़ा जो सोर्स है। तो शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल यानी टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल, ये कुछ इन तीन जगहों से ले सकते थे। टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल कोई स्पेसिफिक आंसर्स नहीं, डिपेंड करता है किस बेसिस पे लेना है। एक ही चीज को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट यदि बोल सकते हो तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल। तो एक क्लासिफिकेशन का आधार ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड नेट
ऑलरेडी बहुत जगह सुन चुके होंगे कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब ओनली करंट एसेट्स, ओनली करंट एसेट्स, एंड नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल, डोंट बी रिजिड, डोंट बी रिजिड यानी कुछ ऐसा नहीं कि यही होता है ये नहीं, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप किस आधार पे उसे सोच रहे हो। जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो था परमानेंट एंड टेम्पोररी, यानी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। दूसरी भाषा में परमानेंट है तो इट शुड बी फाइनेंस्ड बाय लॉन्ग टर्म फाइनेंस या लॉन्ग टर्म सोर्सेस, and if it is a temporary then it should be financed by short term sources। तो वो थोड़ा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन उसी पे बात करूंगा। अपने मैट की कहानी में बोलोगे टाइप ग्रॉस नेट। क्वेश्चन नंबर 5 में जाके टेम्पोररी परमानेंट एक डायग्राम देख रहे थे जिसपे वो डायग्राम की फिक्स्ड या परमानेंट एक पैरेलल टू एक्सिस और टेम्पोररी फ्लक्चुएट होना था। अब उस क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अब चले आते हैं एक इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल। इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन नंबर 6 की यदि मैं बात करूं तो इतना तो समझ ही गए, सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल यदि नहीं रहा तो काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट, तो उस वर्किंग कैपिटल का इंपॉर्टेंस, बिजनेस को स्मूथ चलाना चाहते हो तो फिर एक सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल का होना जरूरी। अब वर्किंग कैपिटल का मतलब ही भैया करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स के वो तीन कंपोनेंट, स्टॉक, डेटर यानी रिसीवेबल्स एंड कैश। करंट लायबिलिटी में मोस्टली क्रेडिटर या सप्लाई। देन अगला क्वेश्चन जो था हाउ टू एस्टिमेट द नीड्स ऑफ वर्किंग कैपिटल को कैसे करोगे, क्वेश्चन नंबर 7। तो वो सिंपली जो कैलकुलेशन आप सीखे थे प्रैक्टिकली, इट शुड बी रिटन थ्योरेटिकली, यानी जो प्रैक्टिकल आप करते थे परफॉर्म फंक्शंस उसी को थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर देना है। फिर उससे आगे बढ़े, तो जब फिर उससे आगे बढ़ते हो उस हाउ टू एस्टिमेट मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंसर्न्स का ध्यान रखना था। फिर था व्हाट आर द फैक्टर्स डिटरमाइन द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को डिसाइड करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं। तो वर्किंग कैपिटल को डिसाइड करने वाले फैक्टर्स बहुत सारी चीजें हैं। एक जनरल क्वेश्चन लॉन्ग रहता है, नेचर ऑफ बिजनेस, किस तरह के बिजनेस का आप कैलकुलेशन कर रहे हो, प्रोडक्शन साइकिल। तो फिर यदि मैं फैक्टर्स अफेक्टिंग की बात करूं तो पेज नंबर 113 ऑनर्स का और जनरल का 96, क्वेश्चन नंबर 8। तो टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल बात कर रहे थे हम। टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। ऐसे तो पेज नंबर 110 ऑनर्स एंड जनरल के 93 में जो थ्योरी है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट किसे कहते हैं, वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 डिस्कस था। 3 4 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल पे ही 3 4 5 ग्रॉस नेट, टेम्पोररी परमानेंट, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन और कुछ डिस्कस किए थे, रिजर्व, फ्लक्चुएटिंग। तो ये ध्यान रखना था। अलग कुछ और भी बेसिस और क्लासिफिकेशन है। फिर इसके बाद आगे बढ़े तो
5 में जो टेम्पोररी एंड परमानेंट पे जो डायग्राम देख रहे थे कि पैरेलल टू जो एक्स एक्सिस था वो टेम्पोररी है एंड फ्लक्चुएटिंग कुछ ये इम्पोर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल। जैसे मैंने कहा कि वर्किंग कैपिटल के बिना आप अपने बिजनेस को स्मूथ रन नहीं कर सकते। डे टू डे ऑपरेशन में स्टॉक खरीद करके लाना, क्रेडिटर को समय पे पैसा देना, यू शुड हैव ए सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस। बहुत सारे ऐसे बिजनेस है वर्किंग कैपिटल के अभाव के बिना बंद हो गए। फिक्स एसेट बहुत बेहतर था, सब कुछ था उनके पास, बट एक डे टू डे रनिंग के लिए वर्किंग कैपिटल नहीं। एयरलाइंस इंडस्ट्री फिक्स एसेट्स होता है, बट डे टू डे रनिंग के लिए जो पैसा नहीं रहा, बहुत सारी इंडस्ट्रियां बंद हो गई। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंस उस वर्किंग कैपिटल में इन्वेंट्री का मैनेजमेंट करना, बिकॉज करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स बना किनको लेके, स्टॉक, डेटर, कैश, तो तीनों का मैनेजमेंट पे भी बात है इस चैप्टर में। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, डेटर मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, क्योंकि वर्किंग कैपिटल एक बड़ा पार्ट, उसके छोटे छोटे टुकड़े हैं, उसके मैनेजमेंट की भी बात होती है। देन हाउ डू यू एस्टिमेट द नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को आप एस्टिमेट कैसे करोगे? तो जो पिछले 3 क्लास में आपने प्रैक्टिकल या पहले जो वीडियो थे, आप जो वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करते थे प्रैक्टिकली, उसी को थ्योरेटिकली आपको बताना है। अब उसको थ्योरेटिकली जब आप बताओगे तो वही वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करते वक्त पहले सोच रहे थे कि वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स का करना है या फिर ट्रेडिंग कंसर्न्स का, उसी प्रैक्टिकल को थ्योरेटिकली डिस्कस करना था। क्वेश्चन नंबर 7 उन्हीं बातों को जिक्र किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 एक लॉन्ग और बड़ा क्वेश्चन होता है कि कौन से फैक्टर है जो वर्किंग कैपिटल को डिसाइड करते हैं, मतलब कि वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा या कम में भी काम हो जाएगा। तो कौन से ऐसे डिटर्मिनेंट्स हैं जो वर्किंग कैपिटल के जरूरत के अमाउंट को डिसाइड करते हैं? पहला वही था, यदि बोलोगे तो, कि एक नेचर ऑफ बिजनेस, किस तरह के बिजनेस का आप वर्किंग कैपिटल कैलकुलेशन करने जा रहे हो। एयरलाइंस इंडस्ट्री लगेगा बिकॉज बहुत लंबा समय। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जैसे उधारी बहुत देते हो, वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। कैश में जहां काम होता है ज्यादातर, वहां वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। इसके बाद प्रोडक्शन साइकिल, यानी सामान बनने में कितना समय लगता है, ज्यादा लगता है, प्रोडक्शन प्रोसेस पीरियड ज्यादा है, तो फिर समय ज्यादा लगने के कारण वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा। बिजनेस साइकिल, अब कभी कभार किसी इंडस्ट्री में बूम रिसेशन आता है, वो भी डिसाइड करता है कि वर्किंग कैपिटल की जरूरत क्या हो सकती है। नेक्स्ट चला, जैसे रिसेशन मंदी के दौर में ठीक उधारी ज्यादा देना पड़ता है, उस समय वर्किंग कैपिटल ठीक है, प्रोडक्शन ज्यादा नहीं है, एक्टिविटी का महत्व, लेकिन प्रोपोर्शनेटली वर्किंग कैपिटल बूम की तुलना में ज्यादा हो जाता है। प्रोडक्शन पॉलिसी मैनेजमेंट की क्या है, अपने पास कितने दिनों का स्टॉक रखेगी, क्रेडिट पॉलिसी उधार कितने दिनों का देगी, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन टारगेट क्या है, बहुत ज्यादा ग्रो और एक्सपेंड करना, तो फिर वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। रॉ मटेरियल मिलता है तो फिर पेमेंट आप लेट से भी करते हो, रॉ मटेरियल सप्लाई कम होती है तो कैश लेके रखना पड़ता है उस रॉ मटेरियल को खरीदने में। अर्निंग कैपेसिटी उस बिजनेस की क्या है, हाई है, तो फिर वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा, लो है तो फिर कम लगेगा। तो ये क्वेश्चंस जनरली लंबा आता है, व्हाट आर द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग या डिटरमिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल साइकिल एंड ऑपरेटिंग साइकिल
एक डायग्राम हो सकते थे कि एक साइकिल का जो डायग्राम आप देखे थे, एक आपको राउंड उसमें करंट एसेट्स के चारों को लेके बनाए थे हम लोग। फिर उसके बाद था वेरियस सोर्सेस ऑफ फाइनेंस टू मीट द वर्किंग कैपिटल, और उसमें बात वही आपकी थी, दैट इज परमानेंट एंड व्हाट टेम्पोररी। लॉन्ग टर्म सोर्सेस क्या है? इक्विटी, प्रेफरेंस, डिवेंचर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लॉन्ग टर्म लोन। शॉर्ट टर्म कमर्शियल बैंक, उधार, कमर्शियल पेपर, फैक्टरिंग, these are different policy of financing the working capital। वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करने के डिफरेंट पॉलिसी क्या है? आगे जो पॉलिसी है इसे बात कर लेते हैं थोड़ा कि आखिर वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करने के तीन जो अलग अलग पॉलिसीज हैं उसका मतलब क्या है। तीन जो पॉलिसी थी वर्किंग कैपिटल फाइनेंस को लेके मैनेजमेंट की, वो तीन जिसे हम लोग कहते हैं कि दो एक्सट्रीम और एक बीच का रास्ता। तो फिर एक कंजर्वेटिव पॉलिसी एंड एग्रेसिव पॉलिसी। कंजर्वेटिव का मतलब ये एक सेफ चलना, एग्रेसिव पॉलिसी मतलब बहुत रिस्की। लेकिन वही जैसे मैंने कहा कि दो रास्ते होते हैं जिंदगी में, कभी भी बट एक बीच का रास्ता भी होता है, और फिर वही बीच का रास्ता यानी मॉडरेट पॉलिसी। तो अब ये तीन अलग अलग पॉलिसी का मतलब क्या? तो ये तीन अलग पॉलिसी का मतलब वही जो दो टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल की बात बोले थे, परमानेंट वर्किंग कैपिटल या टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल। अब उन दोनों को लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के कॉम्बिनेशन में जब हम लोग देखते हैं तो उससे ही ये तीन बातें निकल के आती हैं। मतलब वो जो दो वर्किंग कैपिटल था, परमानेंट वर्किंग कैपिटल एंड दूसरा टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल। परमानेंट वर्किंग कैपिटल एंड टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल को जब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस से कंबाइन करते हो, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस से कंबाइन करते हो, तो बात करते हैं हम लोग तीनों की। तो सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस वही थे दो, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। जब आप कंजर्वेटिव पॉलिसी में हो तो बात वही थी कि परमानेंट वर्किंग कैपिटल को लॉन्ग टर्म सोर्सेस से और टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल को भी लॉन्ग टर्म सोर्सेस से ही फाइनेंस करवाते हो। यानी भले ही कम समय के लिए पैसा चाहिए बट फिर भी आप उसे लॉन्ग टर्म सोर्सेस से फाइनेंस करवाते हो, तो उस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं कंजर्वेटिव वर्किंग कैपिटल पॉलिसी। तो लॉन्ग टर्म सोर्सेस से फाइनेंस करवाना ही कंजर्वेटिव। एग्रेसिव रिस्क लेके चल रहे हो एंड दैट इज कि आप अपने परमानेंट को भी शॉर्ट टर्म से फाइनेंस करवाते हो। टेम्पोररी तो चलो बेहतर है या शॉर्ट टर्म, बट दोनों को जब शॉर्ट टर्म से फाइनेंस करवाते हो तो फिर उस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं एग्रेसिव वर्किंग कैपिटल पॉलिसी। सो दैट इज कि दो एक्सट्रीम पार्ट, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म का पूरा फाइनेंस होना, बट जब दोनों का कॉम्बिनेशन लेते हैं हम लोग, मतलब लॉन्ग परमानेंट वर्किंग कैपिटल को लॉन्ग टर्म सोर्सेस से एंड टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल को शॉर्ट टर्म सोर्सेस से, जब दोनों से मैच कराते हैं तो वो सिचुएशंस को कहते हैं मॉडरेट पॉलिसी। तो मतलब आप समझ गए कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात होती है, व्हाट इज एग्रेसिव पॉलिसी, व्हाट इज कंजर्वेटिव पॉलिसी एंड व्हाट इज मॉडरेट। अब यहां मॉडरेट पॉलिसी को एक और नाम हम लोग दे देते हैं, दैट इज मैचिंग, मैच करना। मतलब परमानेंट को लॉन्ग टर्म, टेम्पोररी को शॉर्ट टर्म।
यानी मैचिंग स्ट्रेटेजी भी उसे बोल सकते हो। तो दिस इज कि आखिर ये एग्रेसिव, कंजर्वेटिव, मॉडरेट, मैचिंग, इसका मतलब क्या था? तो इनका मतलब कुछ यही था। चलो आगे थोड़ा और जो बचा कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है उसे डिस्कस कर ले। तो टाइप ऑफ डिफरेंट पॉलिसी आप देख रहे थे। अब बात तो वही थी कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में जा रहे हो तो उसके एक एक कंपोनेंट को आप मैनेज करने की कोशिश करोगे। तो फिर करंट एसेट्स मैन्युफैक्चरिंग हो, ट्रेडिंग हो, सबसे पहला इन्वेंट्री स्टॉक, भले वो रॉ मटेरियल हो, डब्ल्यूआईपी हो, फिनिश गुड्स हो, वो तीनों ही इन्वेंट्री। अब उस इन्वेंट्री को बेहतर मैनेज करना, यानी इन्वेंट्री मैनेजमेंट बेहतर सीखे हो कॉस्ट के मटेरियल चैप्टर में, क्योंकि सारा कुछ वही ईओक्यू, एबीसी एनालिसिस, जस्ट इन टाइम जो बातें हैं वो इन्वेंट्री से रिलेटेड यहाँ लागू हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। फिर इन्वेंट्री के बाद दूसरा कंपोनेंट था डेटर यानी रिसीवेबल। तो क्वेश्चन नंबर 14 रिसीवेबल और डेटर के बारे में, उस पे तो कुछ सवाल भी अलग से करेंगे। इन्वेंट्री यानी मटेरियल को लेके ऐसे तो बहुत बुरा हाल रहा या बैड लग रहा तो वो यूक्यू और बाकी कुछ पूछ दे वो, चलिए मान के चलते हैं या पूछा नहीं गया बट पूछ सकता है। डेटर की बात करोगे तो डेटर को लेके बहुत सारी बातें हैं, क्या क्रेडिट पीरियड बढ़ा दिया जाए, क्या डिस्काउंट उसे ऑफर किया जाए, ये कुछ सवाल भी हम लोग देखेंगे अलग से। तो 14 डेटर्स मैनेजमेंट को लेके, फिर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर एक टर्म। अब चले आते हैं एक प्रैक्टिकल पार्ट को लेके कुछ बातें होंगी, या फिर एक क्वेश्चन पहले डिस्कस कर ले फिर उस प्रैक्टिकल थ्योरी पे आएंगे। 18 नंबर, डिस्कस द रिलेवेंस ऑफ लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, यानी लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी का संबंध क्या है, संपर्क क्या है। तो उसे हम लोग 3 फेज में दिखाते हैं। फर्स्ट फेज स्टार्टिंग फेज, उस फेज में आपका लिक्विडिटी को बहुत, यानी करंट लायबिलिटी को जल्दी पे करना पड़ता है। आपकी लिक्विडिटी पोजीशन को स्टार्ट किया बिजनेस, आप पे कोई भरोसा नहीं करता है, आपको इनिशियली सभी को कैश पे करना पड़ता है और उल्टा कस्टमर को उधार देना पड़ता है अपने प्रोडक्ट को ज्यादा बेचने के लिए। तो उस समय कैपिटल बहुत ज्यादा लगता है, यानी लिक्विडिटी के हालात आपको बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए। तो फर्स्ट फेज जिसे हम लोग कहते हैं, उस समय आप देख सकते थे प्रोडक्शन एंड लिक्विडिटी, आपका वो बढ़ता हुआ डायग्राम होना चाहिए। फिर सेकेंड फेज आता है, तो सेकेंड फेज में बोलोगे तो प्रोडक्शन एक अपने मैक्सिमम लेवल को छूता है और उस फेज में आपका मार्केट में एक जान पहचान बढ़ चुका है, तो अब और ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत नहीं है, लिक्विडिटी स्टेबल भी रहा तो चलेगा और प्रॉफिट आपका ज्यादा होता है। तो फिर फर्स्ट फेज के बाद वो सेकेंड फेज रहा जहाँ की लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। थर्ड फेज की यदि बात करोगे तो अब एक सैचुरेशन के फेज में हो, लिक्विडिटी और बोलोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी में एक उल्टा रिश्ता चालू हो जाता है। तो 3 रिश्ते थे। पहले फेज में पॉजिटिव रिश्ता है, लिक्विडिटी भी ज्यादा तो प्रॉफिटेबिलिटी भी। सेकेंड फेज में बोलोगे तो दोनों बराबर रहते हैं एंड तीसरे फेज में वो इनवर्स रिलेशन हो जाता है। तो दैट इज देयर इज अ रिलेशन बिटवीन प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी। फिर उसके बाद कंजर्वेटिव एंड एग्रेसिव, क्वेश्चन 20 एबीसी। फिर कुछ टर्म्स, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, पब्लिक डिपॉजिट, ट्रेड डिपॉजिट, और एक इकोनॉमिक्स के बेस्ट सेमेस्टर में जो पढ़े थे, व्हाट आर द मोटिव्स फॉर होल्डिंग कैश, कैश को क्यों होल्ड करते हैं। तो केन साहब का थ्योरी पढ़ा था कि 3 पर्पज है जिसके लिए हम लोग कैश को होल्ड करते हैं। ट्रांजैक्शन मोटिव, दूसरा स्पेकुलेटिव मोटिव एंड ऐसे तो वहाँ प्रिकॉशनरी मोटिव था, लेकिन यहाँ हम लोग कहते हैं कंपनसेटिव मोटिव, एक नया नाम, व्हाई वी आर होल्डिंग कैश।
तो केन्स वाले का दो तो वही था, ट्रांजैक्शन एंड स्पेकुलेटिव। प्रिकॉशनरी, अब इंसान वहां तो लेता था अपनी बीमारी के लिए, अब बिजनेस में किसी बीमारी से तो कोई मतलब है नहीं, इसलिए प्रिकॉशनरी मोटिव बोल के बिजनेस के टर्म में नहीं है। कंपनसेटिव मतलब एक चेक आपको मिला, टाइम लगेगा, बैंक को समय पे देना है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये तीन मोटिव का बात था। अब चले आप एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, डिफरेंट कम्युनिटी फॉर बैंक फाइनेंस, और उससे रिलेटेड एक सवाल भी है। तो दैट इज वर्किंग कैपिटल का कुछ पॉलिटिकल पार्ट, 10 मार्क्स यानी 50% तो आपका इस हिस्से से रहना ही है। तो चलिए अब आखिरी टॉपिक पे आता हूँ इस क्लास का, डिफरेंट कमिटी ऑन बैंक फाइनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंट कमिटी ऑन बैंक फाइनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल सेट अप बाय आरबीआई। तो कुछ क्वेश्चंस या कुछ नाम आपको मिलेंगे, कमिटी सेटअप बाय आरबीआई। तो फिर बात आती है कि इन सारे कमिटी का रेलेवेंस क्या है। तो आप भी जानते हो एज यूजुअल कि वर्किंग कैपिटल यानी एक इंडस्ट्री को स्मूथ रखने के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए। अब ये वर्किंग कैपिटल, तो इस कैपिटल वर्ड्स के ऊपर थर्ड सेमेस्टर में एक पेपर पढ़े थे, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम IFS। अब ये IFS ने उस पेपर में देखा था कि उस इकोनॉमी के बेहतर नेशनल इनकम के फिगर को बढ़ाना, यानी प्रोडक्शन को बढ़ाना, इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाना, तो उस प्रोडक्शंस के चारों कंपोनेंट, लैंड, लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप में कैपिटल एक पार्ट, उसका भी एक सफिशिएंट होना उस प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए। तो कैपिटल और उसी कैपिटल का एक टुकड़ा रहा वर्किंग कैपिटल। तो ये फाइनेंशियल सिस्टम की जिम्मेदारी है कि इंडस्ट्री को वर्किंग कैपिटल अवेलेबल कराए उस प्रोडक्शंस के लिए, क्योंकि वो रोटेशन में तो फिर वापस दे ही देंगे। अब फाइनेंशियल सिस्टम के जो मेन कंट्रोलिंग अथॉरिटी उस मॉनेटरी पार्ट का बात करोगे तो आरबीआई। अब वो मॉनेटरी अथॉरिटी जो आरबीआई है उसकी जिम्मेदारी है कि उस सिस्टम को सही रखे। अब उस सिस्टम को सही रखेगी तो फिर बात आती है कि ठीक है, वो सिस्टम को सही रखने के लिए उसे बहुत कुछ पॉलिसी बनानी पड़ती है कि आखिर बैंक, क्योंकि वो जो वर्किंग कैपिटल की जरूरत का सबसे ज्यादा हिस्सा प्रोवाइड करता है बैंक शॉर्ट टर्म सोर्सेस से ही, और बैंक की कहानी है कि वो शॉर्ट टर्म फाइनेंस ही करती है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस तो नहीं है। तो आरबीआई का वो पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री को वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करने का। तो फिर बात वही की एक कनेक्शंस की, यदि मैं चार्ट की बात करूं तो वर्किंग कैपिटल चैप्टर है, इट इज ए पार्ट ऑफ कैपिटल। अब ये कैपिटल को अवेलेबल कराने की जिम्मेदारी किसकी? फाइनेंशियल सिस्टम का। और उसी फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड आईएफएस पढ़े थे। अब उस फाइनेंशियल सिस्टम की यदि बात करोगे तो उस फाइनेंशियल सिस्टम में जो दो बातें थी, मोबिलाइजेशन ऑफ फंड यानी फाइनेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, यानी फंड को मोबिलाइज करने का जो पार्ट है वो सबसे बड़ा मोबिलाइजर कौन? उस फाइनेंस का, बैंक। अब जब बैंक उस सबसे बड़े फंड का मोबिलाइजर है तो बैंक को रेगुलेट करने वाली, ऐसे तो वो मोबिलाइज भी करेगा और वही इंडस्ट्री को फाइनेंस भी करेगा। तो जब बैंक यहाँ एक बड़ा प्लेयर रहा तो फिर बात आती है कि बैंक को रेगुलेट कौन करता है? तो हर एक कंट्री की अपनी सेंट्रल बैंक। तो हमारा सेंट्रल बैंक कौन? आरबीआई। अब जब आरबीआई उसे पूरा का पूरा कंट्रोल एंड रेगुलेट करती है तो उसे पॉलिसी भी बनानी पड़ेगी कि उस वर्किंग कैपिटल लोन को देने का
क्योंकि वो वर्किंग कैपिटल जो कैलकुलेट कर रहे थे, जैसे पहले ही देखे थे किसी सवाल में कि बैंक को से एक मेजर पार्ट आता है, बाकी उसे अपने लॉन्ग टर्म सोर्सेस से लेके आना है। तो फिर वर्किंग कैपिटल के ऊपर आरबीआई की जिम्मेदारी है कि वो एक पॉलिसी बनाए और उसी पॉलिसी से रिलेटेड आखिर किसको लेके, तो फिर वर्किंग कैपिटल को लेके, एंड देयरफॉर वर्किंग कैपिटल के लोन की पॉलिसी। तो एक सीक्वेंस का सीक्वेंस कोरिलेट यदि मैं करूं तो हम लोग अब कुछ पढ़ने वाले हैं कि आरबीआई को वर्किंग कैपिटल के लोन्स की पॉलिसी, हम लोग पॉलिसी नहीं पढ़ने वाले, हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि ये पॉलिसी जो बनाने वाली तरीके में, आखिर वो तरीके में पॉलिसी आरबीआई जो बनाई, उस पॉलिसी को बनाते वक्त कुछ कमेटी सेटअप हुआ था आरबीआई के द्वारा, और उन सारी कमेटियों ने अपना अपना रिकमेंडेशन दिया था। क्योंकि कोई भी पॉलिसी बनाने का तरीका है एक सही तरीके से कमेटी को सेटअप करना, वो जो भी इंटरेस्टेड एंड रिलेटेड लोग हैं उनसे बात करती है, और बात करने के बाद अपना वो रिकमेंडेशंस जो भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, उसे देती है, और अथॉरिटी मोस्टली उन कमेटी की बातों को ही लागू कर देती है, बिकॉज वो प्रैक्टिकली लोगों से बात करके उनकी प्रॉब्लम के आधार पर जो भी सॉल्यूशंस था वो रिकमेंड किया गया। तो ऐसे ही वर्किंग कैपिटल को लेकर के बैंकों को भी बचाना था, इंडस्ट्री को भी पैसा देना था, कुछ कमेटी बनी थी। अब इस कमेटी में एक एक करके यदि नाम की बात करोगे तो सबसे पहली जो कमेटी थी वीटी दहेजा के अध्यक्षता में दहेजा कमेटी, वो जो कमेटी थी बेसिकली बोलोगे तो 1968 आरबीआई के द्वारा बनाई गई थी। तो डिफरेंट कमेटी, चलिए एक बार उस कमेटी का नाम लिख ले, कम से कम ये नहीं कि पहली कमेटी कौन है और आखिरी कमेटी कौन। तो फर्स्ट दहेजा कमेटी वीटी दहेजा के अध्यक्षता की पहली थी, लेकिन जो दूसरी सबसे बड़ी कमेटी जिसके रिकमेंडेशंस को हम लोग पढ़ते भी हैं, तो दूसरी सबसे बड़ी कमेटी जिसके रिकमेंडेशंस को हम लोग पढ़ते हैं दैट इज टंडन कमेटी। अब ये टंडन कमेटी बनी किसकी अध्यक्षता में थी, तो पीएल टंडन। तो पीएल टंडन की कमेटी, इस पे एक सवाल भी देखेंगे, जुलाई 1974 उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी जिसके रिकमेंडेशंस आज इस पे भी सवाल पूछा जाता है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं तो अगली कमेटी थी छोरे कमेटी के छोरे। के बिछोरे के अध्यक्षता की कमेटी थी दैट इज छोरे कमेटी, उनके भी कुछ रिकमेंडेशंस, यानी जनरली ये दो कमेटी के बारे में कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस कभी होता है। फिर इसके बाद की जो कमेटी थी, चलिए प्रैक्टिकल तो नहीं होता बट देख लेते हैं कौन है, मराठा कमेटी। के भी सुखमय चक्रवर्ती की अध्यक्षता में कमेटी और थी दैट इज चक्रवर्ती कमेटी, उनके भी कुछ गाइडलाइंस या रिकमेंडेशन थे। एंड फाइनली जो थे कानन कमेटी। तो के कानून की अध्यक्षता की कमेटी थी। तो ऐसे तो ये डिफरेंट कमेटी है जो आरबीआई ने वर्किंग कैपिटल को लेके बनाई थी। कुछ थ्योरेटिकल एमसीक्यू क्वेश्चन प्रोफेशनल लेवल पे ये पेपर सीएस एग्जीक्यूटिव में है, तो वहां जरूरी हो जाता है कि पहली कमेटी कौन, आखिरी कमेटी कौन। तो फिर वैसी ही बातों पे अब हम लोग या ग्रेजुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि ध्यान रखोगे, दो कमेटी टंडन एंड छोरे। चलिए अब बात करेंगे टंडन कमेटी के ऊपर, उनके रिकमेंडेशन, और कभी कभी सवाल ही पूछ दिया जाता है कि टंडन कमेटी के आधार पे बताइए कि वर्किंग कैपिटल की जरूरत कितनी। तो दैट इज टंडन कमेटी के रिकमेंडेशंस पे बात करेंगे। तो टंडन कमेटी के नाम से एक सवाल ही होगा, और वो ये था कि टंडन कमेटी का रिकमेंडेशंस था कि बैंक कितना मैक्सिमम पैसा दे। तो टंडन कमेटी ने एक तरह से तीन अलग अलग मेथड में रिकमेंडेशन दिया था।
मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। तो टंडन कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस, और वो तीन को हम लोग कभी कभी कहते हैं कि बैंक का एग्रेसिव फाइनेंस, मॉडरेट एंड कंजर्वेटिव। तो चलिए वो तीन मेथड की बात कर लें। फर्स्ट मेथड, जिसे मैं लिबरल मेथड भी बोल दूं या एग्रेसिव मेथड भी बोल दूं। लिबरल और एग्रेसिव ऐसे तो अपोजिट लगते हैं। लिबरल यानी बैंक एक तरह से लिबरल है, ले जा भाई ज्यादा, एग्रेसिव यानी ज्यादा दे रही है। तो तरीका क्या था इसमें? तरीका ये था कि बैंकों का या टंडन कमेटी ने एक तरह से जोड़ दिया था कि वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, इसी को कहते हैं वर्किंग कैपिटल। तो टंडन साहब का कहना था कि इसका बैंक मैक्सिमम 75% है, यानी 25% इंडस्ट्री अपना खुद जुगाड़ते हैं। तो फर्स्ट मेथड के आधार पे वर्किंग कैपिटल का 75% बैंक दे सकता है, फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड, बैंक थोड़ा सा अब अपने आप को रोका, बोला नहीं हम आपको ज्यादा नहीं देंगे, कम नहीं, तो उसे मॉडरेट चलो बोल लेते हैं। इस मेथड में बैंक का क्या कहना था कि देंगे, बट तरीका देखो उसने क्या किया, 75% ऑफ करंट एसेट्स पहले निकाल लेंगे और फिर उसके बाद करंट लायबिलिटी को माइनस करेंगे। तो पहले वाले से डिफरेंस ऐसे तो देख करके लगता है कहां दोनों बराबर है ना। आप भी जानते हो मैथमेटिकल पार्ट, पहले उधर था नेट निकाल करके 75, इधर करंट एसेट्स का पहले 75 निकालो फिर करंट लायबिलिटी को माइनस करो। तीसरे में जाते जाते बैंक थोड़ा सा और कंजर्वेटिव हो गया, एक तरह से मिनिमम अमाउंट देना चाहता था, दैट इज कंजर्वेटिव और रिस्ट्रिक्टिव। तो तीसरी पॉलिसी जो थी वो थी कंजर्वेटिव एंड रिस्ट्रिक्टिव। आखिर इसमें नया क्या था? तो इसमें एक और बेसिकली बोलोगे तो एक नया पार्ट था, और वो था सीए करंट एसेट्स, सीसीए और पीसीए। उसका मतलब सीसीए कोर करंट एसेट्स और पीसीए परमानेंट करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स में से पहले माइनस हो रहा है कोर करंट एसेट्स या परमानेंट करंट एसेट्स, उसका 75% वो आने के बाद फिर माइनस करेंगे करंट, यानी करंट एसेट्स से कोर करंट एसेट्स को माइनस करने के बाद जो आया उसका 75% निकाले, फिर उससे माइनस करेंगे व्हाट, करंट लायबिलिटी। तो ये टंडन कमेटी का तीसरा रिकमेंडेशन था, जिसमें एक तरह से वो थोड़े से बहुत रिस्ट्रिक्टिव हो गए, यानी तीन अलग अलग उन्होंने रास्ते सुझाए बैंक को कि बैंक अपना सोच ले बेहतर कौन सा, और उसके आधार पे बैंक फाइनेंस करती है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे और ध्यान रखोगे, करंट लायबिलिटी ऑब्वियसली ऑलवेज एक्सक्लूड्स बैंक बोरोइंग। तो टंडन कमेटी की कहानी पे यदि मैं बात करूं, टंडन कमेटी के रिकमेंडेशन पे बात करूं, तो एक ब्रीफ पार्ट ये ध्यान रखोगे। चलिए इसी पे एक सवाल देखेंगे, आज के इस क्लास का आखिरी सवाल ही होगा, सम नंबर 19। सम नंबर 19 की बात कर रहे थे हम लोग टंडन कमेटी के रिकमेंडेशन। The projected working capital requirement of Mumbai India Limited is given below, और current assets वो तीन, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, इन्वेंट्री के तौर पे दिया गया है। इसके अलावा रिसीवेबल इंक्लूडिंग बिल्स डिस्काउंटेड विद द बैंक, रिसीवेबल डेट वही आपको बिल देता है और आप उसी को बैंक से डिस्काउंट कराते हो।
all are a part of bills receivable, sorry, that is receivable. नेक्स्ट आगे बढ़ा अदर करंट एसेट्स, ये तो करंट एसेट्स था। करंट लायबिलिटी की बात करोगे तो फिर क्रेडिटर फॉर परचेज, अदर करंट लायबिलिटी, लेकिन आखिरी हिस्से का ध्यान रखना था बैंक बोरोइंग इंक्लूडिंग बिल्स डिस्काउंटेड विद बैंक, उसे अपने को लेना नहीं है, करंट लायबिलिटी में देख चुके हो। फिर उससे आगे बढ़ा तो पुअर करंट एसेट्स आर एस्टिमेटेड टू बी 25% ऑफ द करंट एसेट्स, हमने जरूर दे दिया जाएगा क्योंकि टंडन कमेटी में उस तीसरे मेथड के लिए चाहिए। नेक्स्ट, कंप्यूट the work short term and long term bank borrowing under three methods of Tandon committee report। तो सब देख चुके कि सबको कुछ टंडन कमेटी के रिकमेंडेशंस पे जो देख रहे हो ऐसे ही इंफॉर्मेशन होंगे। ऑब्वियसली जब सब उस पे है तो इंफॉर्मेशन भी वैसा ही होगा। तो ध्यान क्या रखना है? ध्यान यही रखना है कि टंडन साहब ने रिकमेंड क्या किया था। तो टंडन साहब ने रिकमेंड क्या किया था, इसी का हम लोगों को ध्यान रखना है। तो चलिए जो सबके आखिरी हिस्से में देखिए कि टंडन कमेटी के हिसाब से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का वो जो तीनों मेथड में जो अमाउंट आता है वो कैलकुलेट करें। सारे फिगर्स इन लैक्स में है। क्वेश्चन नंबर 19 जो अभी आपने देखा उसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 19 के सॉल्यूशन की यदि मैं बात करूं तो वही मैक्सिमम बैंक कितना देगा टंडन के आधार पे वो तीनों मेथड पे। तो जैसे कि आप इंफॉर्मेशन लिख सकते हो कि करंट एसेट्स इन्वेंट्री 1240 lakhs, रिसीवेबल 200 एंड कैश 40, अदर करंट एसेट्स सब मिला के आपका करंट एसेट्स है 1480 lakhs। तो करंट लायबिलिटी क्रेडिटर फॉर परचेज, अदर करंट लायबिलिटी 400 and 200 600, बाकी जो 800 था वो तो बैंक बोरोइंग था। शुरू में ही लिख लिया था कि करंट लायबिलिटी एक्सक्लूडिंग बैंक बोरोइंग होना चाहिए। इसके अलावा थर्ड मेथड कोर करंट एसेट्स अपने को चाहिए। तो कोर करंट एसेट्स वो लाइन देख रहे थे 25% ऑफ करंट एसेट्स। तो कोर करंट एसेट्स रहा अपना 370 lakhs। तो ये तीनों टर्म्स ले लिया। अब टंडन कमेटी के हिसाब से तीनों मेथड में वर्किंग कैपिटल बैंक कितना दे सकता है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे आपने वो ट्री चार्ट में फॉर्मूला देखा था। तो मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस, सबसे पहले फर्स्ट मेथड फॉर्मूला मालूम था वही। तो ये रहा फर्स्ट मेथड का अपना कैलकुलेशन। अब चलो बात करते हैं सेकेंड मेथड का। तो जब सेकेंड मेथड में आते हैं तो सेकेंड मेथड में जस्ट माइनर सा डिफरेंस आपको पता है, ये वो माइनर सा चेंज 510 lakhs, ये था अपना सेकेंड मेथड का। थर्ड मेथड वही करंट एसेट्स से पहले कोर करंट एसेट्स माइनस होगा। तो थर्ड मेथड के हिसाब से मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस आपने देख लिया तीनों में अंतर क्या है। जैसे मैंने पहले कहा कि टंडन साहब पहले मेथड में बहुत दयालु थे, ज्यादा देना चाहते थे, लिबरल थे, एग्रेसिव थे वो कि मैं ज्यादा फाइनेंस करूं। तो पहले मेथड में आपने देखा था कि वो अमाउंट आया था 660 lakhs। फिर आप जब दूसरे मेथड में आए तो थोड़े से अपने आप को रोके मॉडरेट हो गए, और मॉडरेट हो गए तो वहां बैंक परमिसिबल फाइनेंस कम हो गया, 660 से वो कम हो गया 510 lakhs। तीसरे में वो बहुत ही कंजर्वेटिव हो गए, रिस्ट्रिक्टिव हो गए, और यही कारण है कि मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस 232.5 लाख।
तो ये था टेंडर कमेटी का रिकमेंडेशन पे मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस कैलकुलेट करने का तरीका। तो वर्किंग कैपिटल के चौथे वीडियो में आपने देखा क्या थ्योरेटिकल टर्म्स, लगता है कि क्या है पढ़ लेंगे, पर चीजों का कुछ समझना जरूरी। ठीक है, मान लिया कि मेजर हिस्सा उस थ्योरेटिकल पार्ट में था, बट उस पूरे चैप्टर्स को जब भी एक बार भी सुन ली तो कम से कम इतना समझ में आ जाएगा कि वर्किंग कैपिटल का थ्योरेटिकल टर्म्स होता क्या है। अदरवाइज कहानी वही है, अननेसेसरी आपको चीजों को बोझ होना पड़ेगा, लिखना क्या है समझ नहीं पाओगे। इसीलिए थोड़ा पैशंस के साथ उसे सुन लोगे कि वर्किंग कैपिटल्स के थ्योरेटिकल, क्योंकि वो एक मेजर पोर्शन आपका थ्योरी है। बहुत शॉर्ट में डिस्कशन था, बहुत डिटेल में, हाँ कुछ रेफरेंस यूज कर रहा था, थोड़ा सा जस्ट ऑडियो की तरह भी सुन लिया तो पढ़ते वक्त या पढ़ने के पहले सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और फिर देखा कि उसी डिफरेंट कमेटी में टेंडर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे एक प्रैक्टिकल सवाल हम लोगों ने जो सब नंबर 19 किया, ठीक इसी तरह का एक सवाल आपका होमवर्क रहेगा सब नंबर 20। सेम सवाल है, इसलिए मैं उसमें डिस्कस कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस सिर्फ डेटा चेंज है। अपने प्रैक्टिस के लिए उसे देख लोगे, क्योंकि इसके बाद 2 वीडियो बचता है। एक वीडियो जिसमें सिर्फ ऑनर का ही जिक्र होगा, क्योंकि कुछ सवाल उस ऑपरेटिंग साइकिल से रिलेटेड ऑनर्स के कुछ एडवांस सवाल है या पहले वाले एकदम बेसिक पे, और एक वीडियो बनता है मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल, एक नया टॉपिक जोड़ा गया है उससे रिलेटेड, वो ऑनर्स इन जनरल कंबाइंड है। तो अगला वीडियो अब ऑनर्स इन जनरल कंबाइंड है, वो तो सभी देखोगे, बट एक वीडियो है सिर्फ स्पेसिफिक ऑनर्स के लिए। वैसा नहीं कि जनरल वाले देख नहीं सकते, जानने से कोई रोका नहीं, बट वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो सिलेबस या जो क्वेश्चन पैटर्न लिखा गया है, पास्ट एक्सपीरियंस है, उसके आधार पे मुझे नहीं लगता कि जनरल वालों को वो जरूरत पड़ेगी, बट ऑनर्स वालों के लिए वो मस्ट है, बिकॉज ज्यादातर सवाल कुछ उसी नेचर्स के हैं। तो बात करेंगे अगले वीडियो में, लेकिन ध्यान रहे होमवर्क आपका रहेगा सब नंबर 20।